नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लेके आई हूँ कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जो आज हम नई शुरुआत करने वाले हैं। पहले हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी, अब हम पढ़ेंगे पार्ट के बारे में, जिसमें पार्ट में कैसे क्या कौन सी चीज़ आ रही है वो सारा ही हम पढ़ेंगे डिटेल में। 25 मिनट तक हमारे साथ में बने रहिए, मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगी आपको। और 25 मिनट के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की। और पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन, इस पार्ट में हमें बताया गया पदार्थ के बारे में। पदार्थ होते क्या है, कैसा होता है, तो हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो हम देखते हैं, जो मेरे हाथ में पेन पकड़ा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है आपके आसपास में, वह सभी ही चीज़ें क्या होती है हमारे पास में, पदार्थ होती है। अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़े तो ये लिखा हुआ है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ XYZ हम कुछ भी देख ले तो वो किससे बनी हुई होती है, वो पदार्थ से बनी हुई होती है। फिर हम उसे स्पेशल नाम दे देते हैं कि ये इस चीज़ से डिनोट करेंगे। जैसे हमने इसे पेन बोल दिया तो ये क्या है, ये एक पदार्थ है जिसे हम पेन कहते हैं। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है, यानी कि हर वस्तु में पदार्थ होता है। पदार्थ हम कैसे कह सकते हैं कि वे चीज़ पदार्थ है। ये पेन है, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये जगह घेर रही है। तो जो वस्तु जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ पेन, इसके उदाहरण देख ले तो हम टेबल, कुर्सी, पेन, किताब, ये सारे ही क्या है हमारे पास में पदार्थ है। क्योंकि हम इसे जब भी जिस जगह भी रखते हैं तो ये क्या करता है कि ये जगह घेर लेता है। तो वो जो भी वस्तु जगह घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट परिभाषा की इसमें चैप्टर में होगा क्या, तो ये था हमारे पदार्थ के बारे में। फिर सेकंड है ये कणों के भौतिक गुण, यानी कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमें पता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ कैसे बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। तो ये लिखा हुआ है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दो गुण होते हैं। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक गुण में हम संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो पदार्थ कणों से बना होता है। ये सतत नहीं होते, यानी कि ये एक कण यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे हो सकता है, तीसरा यहाँ पे हो सकता है, या ये इसके बीच में छोटे छोटे से रिक्त स्थान होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कण सतत नहीं होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, यानी कि हमें ये चीज़ दिख रही है पर इसमें कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बनी, ये कितनी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है ये हम नहीं पता लगा सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहली थी पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ क्या होता है। तो विश्व में जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं वो सब क्या होती है, पदार्थ होती है। फिर कणों के भौतिक गुण, तो पदार्थ कणों से बना होता है। सेकंड है ये सतत नहीं होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। फिर है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि उनमें और क्या क्या होता है, उनकी स्पेशलिटी क्या है। तो हम देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक, पदार्थ के नहीं हम कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखेंगे। तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। हमने देखा है कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर कण हमेशा गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है जो निरंतर गति करते हैं।
निरंतर गति करते हैं उन्हें हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो यही था, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं यानी उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में कोई भी है उसके बीच में क्या होगा? रिक्त स्थान पाया जाता है। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके कारण क्या होता है? ये एक पदार्थ की संरचना यानी कि ये कण है, दो कण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये एक पदार्थ का निर्माण कर पाते हैं, और ये आकर्षित नहीं करते तो ये एक पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये थे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। क्या होता है कि इनके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके अंदर निरंतर गति करने की क्षमता होती है, इसीलिए हम इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि पदार्थ की अवस्थाएं। हमने देखा है, हमने पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। भौतिक रूप से हमने किस रूप से बांटा है? भौतिक रूप से, यानी कि उनके स्ट्रक्चर के रूप से बांटा है। तो हमने स्ट्रक्चर के रूप से 3 भागों में बांट दिया। फर्स्ट है ठोस, सेकंड है द्रव और तीसरा है गैस। ये 3 ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। फिर है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। हमने देखा है, हमने एक कटोरी में बर्फ़ जमाया है, तो हम जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसा हमने बर्तन लिया है वैसी ही शेप में हमको बर्फ़ मिलता है। तो ये क्या होता है? ये हमें दर्शा रहा है कि बर्फ़ की निश्चित आकार होता है। तो बर्फ एक ठोस का उदाहरण होता है। तो हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि हमारे पास में जो भी ठोस होता है उसका आकार हमेशा निश्चित होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है, यानी कि ये जिस सीमा में रहता है, यानी कि हमने इस बर्तन में पानी डाला है और हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया जमने के लिए, तो ये इसके बाहर नहीं जाएगा जब तक हम ना चाहे कि ये बाहर निकल जाए। तो हमें पता है ठोस की स्पष्ट सीमा होती है। और निश्चित यह स्थिर आयतन होता है, यानी कि इनका आयतन कैसा होता है? जहाँ ये रहेंगे वहीं पे ही रहेंगे। इनके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है पर वो नगण्य रूप से पाई जाती है। तो इनकी निश्चित या स्थिर आयतन पाया जाता है, यानी जितना ये होगा उतना ही रहेगा। और इनकी संपीड्यता नगण्यता होती है, यानी कि संपीड्यता का मतलब होता है कि हम किसी तार को खींचते हैं, जैसे हमने सोने की तार को खींचा तो ये बढ़ जाती है, तो इसी ही तरह हम बर्फ़ को खींचकर लंबा नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है कि ठोस के अंदर जो संपीड्यता होती है वो बिल्कुल ही नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं, यानी कि दृढ़ का ही मतलब होता है ठोस, सॉलिड। इसे हम सॉलिड भी कह सकते हैं। तो हमने ठोस अवस्था के बारे में, द्रव की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। हमने फर्स्ट अवस्था के बारे में पढ़ा कि एक निश्चित आकार होता है। जो ठोस अवस्था है स्पष्ट सीमाएं होती है, ठोस की जो सीमा होती है वो स्पष्ट होती है। ये निश्चित और स्थिर आयतन होता है और इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं। तो ये था हमारे ठोस अवस्था के बारे में। फिर आता है हमारे पास में द्रव अवस्था। फर्स्ट अवस्था थी हमारे पास में ठोस। द्रव अवस्था, जो हम लिक्विड है, जो भी लिक्विड है हम उसे क्या कह सकते हैं? द्रव अवस्था कह सकते हैं। द्रव तरल होते हैं, यानी कि हमारे पास में जितनी भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें मिलेगी वो क्या होते हैं? तरल होते हैं। और तरल होते हैं इस वजह से हम उसे कौन सी अवस्था में रखते हैं? द्रव अवस्था में रखते हैं। उनमें बहाव होता है, यानी कि हमने यहाँ पे पानी गिरा दिया है तो जिधर की तरफ झुकाव होगा, यानी कि जिधर की तरफ नीचे ढलान होगी उधर की तरफ पानी बहना स्टार्ट कर देगा। तो ये गुण होता है आपके द्रव में कि द्रव तरल होते हैं और इनमें बहाव होता है।
द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। हम जिस बर्तन में डालेंगे वो वैसा आकार ले लेगा। जैसे हमने बर्फ़ जमाया तो बर्फ़ को इस कटोरी में से बाहर निकाल देते तो भी ये इसी आकार में रहता है, अपना आकार नहीं बदलता। पर जब हम ठोस को द्रव में बदल दें तो जैसा ही द्रव होगा, जैसे हमने फर्श पे फैला दिया, हमने नीचे गिरा दिया, तो ये होता है कि ये नीचे फैल जाता है। इसका कोई निश्चित नहीं होता कि ये इतनी ही जगह में फैलेगा या इतनी जगह में फैलेगा, ये अपने यानी कि फैल जाता है बस। तो ये होता है कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार लेते हैं। जैसे हमने बर्तन रखा है वैसा ये आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है, यानी कि द्रव जितना होता है उतना ही रहता है। जैसा कि हमने ठोस में भी पढ़ा था कि उसका निश्चित आयतन होता है और द्रव का भी निश्चित आयतन होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, यानी कि जो भी संपीड़न की क्षमता होती है इनके अंदर होती है पर कम होती है। तो ये था आपकी द्रव अवस्था कि ठोस, द्रव, गैस। तो हमने ठोस के बारे में पढ़ लिया, अब द्रव के बारे में पढ़ा है। द्रव कैसे होते हैं हमें पता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल होते हैं, इनमें बहाव की क्षमता होती है। हमने देखा नदी नाले निरंतर गति करते रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से हम कहते हैं कि उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि जैसा बर्तन होता है वैसा आकार ले लेता है। ये बर्तन का आकार लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि निश्चित आयतन होता है, जिस बर्तन में डालेगा जैसा उसका आयतन होगा वैसे हो जाएगा। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, यानी कि सबसे कम होता है, यानी नगण्य होता है ठोस में। फिर इसके बाद में हम देखेंगे द्रव में, और द्रव से कम होता है, द्रव से ज़्यादा होता है गैस में। ये होती है संपीड़न के आधार पर इनके अंदर किसके अंदर ज़्यादा और किसके अंदर कम होती है। तो सबसे कम होती ही नहीं है, नगण्य, इसमें कम और इसमें ज़्यादा। तो ये आपके संपीड़न के आधार पे था कि ठोस, द्रव, गैस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये था आपका द्रव अवस्था के बारे में। अब चलते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। तो ये आपका गैसीय अवस्था। तो हम देखते हैं हमारे घर में हमने सबने देखा है कि कोई ना कोई गैस होती है, CNG, LPG की हमारे घरों में हम काम में लेते ही है। तो क्या होता है, वो बहाव होता है। बहाव का हम मीन्स समझे तो यहाँ पे वो उनका फैलने की क्षमता होती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। हमने थोड़ा सा भी, हमारी गैस की टंकी अगर लीक हो जाए तो वह जल्दी ही पूरे घर में फैल जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं कि गैसों में बहाव होता है। फिर आता है गैसों में संपीड़न अधिक होता है। मैंने बता ही दिया था आपको कि सबसे ज़्यादा संपीड़न किस में होता है, गैस अवस्था में होता है। फिर गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। हमने देखा है कि कोई भी सिलेंडर है, अगर उसमें से गैस लीक हो रही है तो वो इतनी सी भी जगह मिलेगी तो वो पूरे घर में रिसाव कर देगी, यानी कि पूरे घर में फैल जाएगी। तो जो गैस अवस्था होती है उसमें ना तो निश्चित आकार होता है, ना निश्चित सीमाएं होती है, ना निश्चित आयतन होता है। इनमें कुछ भी निश्चित सीमा, आकार व आयतन तीनों ही निश्चित नहीं होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि आकार, इनका खुद का कोई आकार नहीं होता, पर ये क्या होता है, जिस बर्तन में डालेंगे उसमें एकदम सिमट के रह जाएंगे, पर इनका आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है, और इनकी सीमाएं तो हमें वैसे ही भी पता है कि इनकी सीमा निश्चित नहीं होती है। तो हमने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। 3 अवस्थाएं, पदार्थ, पहले पढ़ा पदार्थ, फिर पदार्थ के कणों के बारे में, फिर कणों के अभिलाक्षणिक गुण, फिर पदार्थ की अवस्थाएं। फर्स्ट अवस्था थी ठोस, सेकंड थी द्रव और थर्ड थी गैसीय अवस्था। तो हमने तीनों ही अवस्था पढ़ ली है। इसके आगे चलते हैं हम। फिर आती है हमारे पास में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ में हम कैसे उनकी अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि हमारे पास में पानी है, हमने पानी को किसी बर्तन में फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है, तो हमने उसको फ्रीज़र में रखने के बाद में वो बर्फ़ में चेंज हो गया,
ठीक है, उसे गर्म किया और द्रव में बदल दिया, द्रव से और ज़्यादा हीट दी, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ये हमारा होता है कि हम कैसे किसी पदार्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, यानी कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में ऐसी कौन सी चीज़ें जो तीनों अवस्था में मिलती है। तो हम सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं पानी का, क्योंकि हमें ठोस मिल जाएगा, ठोस बर्फ़ मिल जाएगा। हम पानी पीते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और भाप बन के जो उड़ता है वो भी पानी ही होता है। तो ठोस में बर्फ़, फर्स्ट हमने देखा बर्फ़, पानी द्रव में, और गैसीय वाष्प अवस्था में होता है। तो गर्म करने पर बर्फ़, जैसे मैंने बताया बर्फ़ है, इसको गर्म किया, पानी में परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें गर्म किया तो ये किस में परिवर्तित हो गई, पानी में परिवर्तित हो जाती है। और पानी वाष्प में परिवर्तित, और ज़्यादा हीट की, और ज़्यादा गर्म किया तो ये क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीक़ों से परिवर्तित किया जा सकता है। हम जो भी पदार्थ है उसके दो तरीके से हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले है तापमान में परिवर्तन, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हमने हीट दिया, तो हीट क्या है, एक तरह से तापमान है। तो हम तापमान में परिवर्तित करके हम किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। दूसरा दाब, मैंने किसी चीज़ को प्रेशराइज किया कि तू इसमें से उस चीज़ में परिवर्तित हो जा, तो दूसरा परिवर्तन आता है दाब में परिवर्तन। आपको क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ को हम किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम कौन कौन से तरीक़ों से परिवर्तित कर सकते हैं। पहला है तापमान में परिवर्तन, दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये थे आपके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। हम दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट आता है तापमान, दूसरा आता है दाब। फिर हमारे पास आता है कि तापमान में परिवर्तन करके हम कैसे किसी चीज़ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। पहला आता है मेल्टिंग, गलनांक। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, यानी कि गलनांक, गलने की क्षमता, यानी कि कोई चीज़ कैसे वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि जो भी वायुमंडल में जो दाब है पर कोई ठोस से द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि ठोस पिघल कर द्रव बनता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। 273.116 केल्विन है, यानी कि केल्विन में दिया गया है आपको कि केल्विन में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। 273.116 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमें केल्विन में बता दिया, अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम 273.16 केल्विन यानी 16 केल्विन को अगर हम 16 याद ना करें, यानी कि इसकी पॉइंट के बाद वाले डिजिट ना याद रखें और 273 लिखें, तो भी ये हमारा क्वेश्चन अगर हमें पूछ ले कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है तो एग्जैक्ट 273 केल्विन होता है। पॉइंट में पूछे तो 273.16 केल्विन होता है। और इसे ही हमें बोल दे कि सेल्सियस में बताओ तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। कोई वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई वस्तु वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है इस चैप्टर की कि गलनांक किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो वह इसका गलनांक कहलाता है।
और फर्स्ट आ गया हमारे पास में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। और सुविधा के लिए हम इसे सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन लेते हैं। तो ये था आपका कि तापमान में परिवर्तन करते हैं तो हम किस चीज़ में करते हैं, कैसे करते हैं। फिर आता है तापमान में ही परिवर्तन है, पर ये है संगलन की गुप्त ऊष्मा। यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg यानी 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि हमें कोई बर्फ़ है, कोई भी ठोस हो गया, कोई भी सॉलिड चीज़ हो गई, वो 1 kg दी है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की, यानी उसे के ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए होती है, आवश्यकता होती है, या उसकी ऊष्मीय ऊर्जा की जितनी भी आवश्यकता होती है उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर हमें डायरेक्ट पूछ लिया जाए गलनांक, तो गलनांक में हम बोलेंगे वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम गलनांक कहते हैं। पूछ ले संगलन की गुप्त ऊष्मा, तो हम लेंगे 1 kg यानी 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि उसमें हम दाब ले रहे थे, इसमें हम ऊष्मीय ऊर्जा ले रहे, तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों के अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि जो बर्फ के 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसकी तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी कणों में से अधिक होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी की कण क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फिर हम देखेंगे तापमान में परिवर्तन में तीसरी चीज, पहला हमने गलनांक पढ़ लिया, संगलन की गुप्त ऊष्मा पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक के बारे में। तो वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडल में जितना भी दाब है उसके ऊपर वे तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। गलने की क्षमता गलनांक कहलाती है, उबलने की क्षमता क्वथनांक कहलाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है यानी कि खोलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे क्वथनांक समष्टि गुण है, क्वथनांक सब में पाई जाती है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 373। तो ये जल में 373 केल्विन क्वथनांक होता है। यानी कि जब भी हम जल को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, उबलने लगता है। अब हमें बोला गया है कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन बर्फ को पानी में परिवर्तित करें, तो कब कैसे होगा, 273 केल्विन ताप मिलेगा तब वो जाके द्रव में परिवर्तित होगा। और हमें फिर आता है आपके, जब पानी को उबाला जाता है, या आपकी गलत लिखा हुआ, उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। यानी कि उसको उबालने पर उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। यानी कि हम उसे कितना भी टेम्परेचर दे पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, वो उसका तापमान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वे गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल को तोड़ती है। यानी कि वे क्या कर रही है, अब इस आकर्षण, जो इन कणों के बीच में आकर्षण हो रहा है उससे तोड़ती है, ना कि पानी को यानी कि पानी का तापमान बढ़ा रही है।
वो तापमान नहीं बढ़ाती, क्या तोड़ करती है, सिर्फ आकर्षण बल को तोड़ती है। जो भी जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके तापमान में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। होता क्या है कि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, पर क्या होता है कि उसके वायु वाष्पीकरण से क्या होता है, जो गुप्त कण होते हैं, गुप्त ऊष्मा होती है, वह पदार्थ के कणों के बीच में जो भी आकर्षण बल होता है जिसके कारण वे एक दूसरे से बंधित रहते हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे क्या करती है, तोड़ देती है। तो ये थी आपके क्वथनांक। फिर हम बढ़ते आगे। ताप, ये आपके वापस आ गया है क्वथनांक। अंततः 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी क्या होता है, 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कण है और उसी तापमान पर यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही पानी के कण, एक हम देख रहे हैं वाष्प और एक देख रहे हैं हम पानी, टेम्परेचर दोनों ही सेम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पर क्या होता है कि पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है और वाष्प के कणों की ऊर्जा कम होती है। तापमान में परिवर्तन में पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि हम तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं, पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि हम किस पदार्थ की अवस्था में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे हम 3-4 अवस्थाएं पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था में चेंज करते हैं तब हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बीच में द्रव अवस्था होती है, ये इनमें होती ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाती है, यानी कि ठोस से द्रव में बदले, ठोस से गैस में बदले और गैस से वापस ठोस में बदल गए, बीच में द्रव अवस्था आई ही नहीं, तो उस परिवर्तन को हम कहेंगे ऊर्ध्व परिवर्तन। उस परिवर्तन को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन परिवर्तन कहते हैं। हम तापमान में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो हम ठोस को अगर डायरेक्ट गैस में और गैस को डायरेक्ट ठोस में और ठोस को गैस में परिवर्तित कर दे तो हम उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर सेकंड है, यदि हम तापमान घटने पर सिलेंडर में से गैस लेकर उसे संपीड़ित कर दें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। अब हमारे पास क्या आया है कि हम गैस को द्रव में कैसे बदल सकते हैं। तो जो भी हमारे गैस सिलेंडर है, वो गैस सिलेंडर से गैस, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और गैस क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दाब बढ़ाना और दाब घटाना, एक बार हम दाब बढ़ा रहे हैं और फिर ही उस तापमान को कम करें तो हमारे पास में क्या होगा, गैस को द्रव में बदलना, यानी गैस क्या हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। फिर आता है हमारे पास में कि ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ाते हैं, हमने टेम्परेचर हाई किया तो क्या होता है, गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। जो भी गैस के कण होंगे वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2
कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। यानी कि हमें दिया गया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस, इसे हमें द्रव अवस्था में परिवर्तित करना है या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना है। तो हम इसमें ऐसा क्या परिवर्तन करें? तो हम क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, उसको 1 करना होता है। यानी कि क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब को 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडलीय दाब पर कर देने पर हम ड्राई आइस को किस में, द्रव में बदल सकते हैं। ड्राई एसिड शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। तो ये था कि हम ड्राई एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में या द्रव में कैसे बदल सकते हैं। फिर आता है कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? तो एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हमें सबको पता है कि हमारे वायुमंडल में वाष्पीकरण अभिक्रिया होती है। कैसे होता है ये हम देखेंगे। हमारे किसी भी जगह पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ हमारे पास में, ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों से हमें सूर्य की किरणें पेड़ पौधों पे जाती है और क्या होता है कि यहाँ पे भी किरणें जाती है, तो वो क्या करते हैं, पानी वापस बादल यानी आसमान में जाएगा और फिर सूर्य की तप की वजह से क्या बनेंगे, हमारे पास में बादल बनेंगे। और जब हमारे पास में बादल बनेंगे तो बादल क्या करेंगे, वर्षा करेंगे और वर्षा करके फिर क्या बनाएंगे, हमारे पास में तालाबों में पानी भर देंगे और उन्हीं तालाबों से क्या होता है, वापस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी जिसके कारण वाष्पीकरण यानी कि पानी जो भाप बन के बादल बनेगा, यानी भाप बन के सूर्य के कारण पानी भाप बन के बादल बनेगा और बादल से वापस वर्षा होगी। तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। होती कैसे है वाष्पीकरण अभिक्रिया कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया नहीं, यानी सतह पे होती है, ये कोई बादलों आसमानों में या किसी ऐसे सरफेस पे नहीं होती है। कौन से सरफेस पे होती है, इस सरफेस पे होती है जिसमें द्रव, ये रहा द्रव पदार्थ में सतह के कण, ये पदार्थ सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, यानी जो भी इनका क्वथनांक है उसके नीचे अगर तापमान चला जाएगा तो ये क्या करेंगे, वाष्प में बदलने लगते हैं। वाष्प में परिवर्तित होकर बादल का निर्माण करते हैं और बादल वापस वर्षा करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो ये था आपका वाष्पीकरण प्रक्रिया से संबंधित डायग्राम और ये था आपके वाष्पीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर आता है हमारे पास में सतही क्षेत्रफल। हम वाष्पीकरण यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, अब हमने वाष्पीकरण पढ़ा, अब हम वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी अभिक्रिया करें कि हमारे पास में जो भी वाष्पीकरण अभिक्रिया हो रही है उसमें बदलाव हो। तो फर्स्ट आता है सतही क्षेत्रफल, यानी इस जगह का क्षेत्रफल क्या है। तो सतही क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा वाष्प में बदलेगा और ज़्यादा वाष्प में बदलेगा तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा। फिर तापमान में वृद्धि, हमने देखा जो भी वाष्पीकरण अभिक्रिया होती है सूर्य के तप के कारण होती है, तो तापमान बढ़ने में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि हम जितना ताप देंगे उतना ही वाष्पीकरण बढ़ेगा,
क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। तो हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तब क्या बढ़ती है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वे ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे तो वाष्प ज़्यादा बनेगी। फिर आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अगर बादलों में नमी होगी यानी कि अपने सरफेस में नमी है तो वाष्प उन नमी में ही रह जाएगी, वो ऊपर बादल नहीं बन पाएगी। तो आर्द्रता क्या होती है, वाष्पीकरण की दर को हमेशा घटाती है। और फिर वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी कि हवा आएगी तो वाष्प जल्दी जल्दी ऊपर उड़ेगी, जल्दी ऊपर उड़ेगी तो वाष्पीकरण की दर, वाष्प जल्दी ऊपर जाएगी तो जल्दी वापस नीचे आएगी। इसलिए इसमें क्या होता है कि जब भी वायु की गति बढ़ती है तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। फिर आता है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि करेंगे तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। पर आर्द्रता वाष्पीकरण की दर को हमेशा घटा देती है। और फिर आता है वायु की गति से हमेशा वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण से शीतलता, यानी कि जहाँ वाष्पीकरण होगा वहाँ शीतलता होगी ही या नहीं। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि वाष्प जो बनी है वो कैसे बनी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो गई है, उसके बाद में जो भी लुप्त हुई ऊर्जा, यानी कि वहाँ से ऊर्जा लुप्त हो चुकी है, तो वो ऊर्जा लुप्त हुई पुनः प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो लुप्त उनकी ऊर्जा जो खत्म हो गई उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण में से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। यानी उनके आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, जिसके कारण हमारे सर्दी हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक के वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये फर्स्ट चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।